फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक हम डाटा क्रिएट करते हैं रेंज के थ्रू, लाइक मैं एक रेंज क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास 100,000 जो है ये फॉर एग्जांपल मेरे पास पिक्चर्स का डाटा है, ठीक है ना। और मैं इधर ले लेता हूँ तो हमारे पास ये एक पिक्चर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यू कैन सपोज कि तकरीबन 100,000 जो है वो डिफरेंट पिक्चर जो हमारे पास मौजूद है। अब आमतौर पे हम जब लूप के थ्रू काम करते हैं, ठीक है, मैं एक फंक्शन अगर हम बनाएं, क्योंकि ये हमारे पास कोई एक फंक्शन है छोटा सा, ठीक है, इसके पास जो है वो डाटा जो है वो रिसीव होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये डाटा रिसीव होता है और इसके अंदर हमने एक लूप क्रिएट किया हुआ है। ये पिक्चर जो है वो फॉर लूप के अंदर, जो कोई भी डाटा जो है फॉर लूप के अंदर आता है उस मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेशन फॉर लूप के अंदर होती है। अब होता यह है आमतौर पर फंक्शन के केस के अंदर कि जब आप डाटा सेंड करते हैं तो ये कंप्लीट डाटा आपकी मेमोरी से आपके फंक्शन को पास हो जाता है। से आपकी सिस्टम की जो कैपेसिटी ऑफ स्पीड है और आपकी रैम है बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है, सिस्टम भी स्लो हो जाता है और इससे तो अब ये जो टोटल डाटा है वो फंक्शन के पास जाता है और सारे ये एक साथ जो है डाटा पास होता है और एक साथ डाटा एक जगह से उठ के दूसरी वेरिएबल के अंदर जो है शिफ्ट हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके बिल्कुल ये चीज़ जो है वो फंक्शन के अंदर आती है। अगर मैं इसकी जगह जनरेटर्स का इस्तेमाल अगर हम करें, जनरेटर बिल्कुल फंक्शन की तरह होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये इसके पास डाटा जो है, मैं अगर यहाँ एक जनरेटर बना दूँ, जनरेटर फंक्शन बनाया मैंने, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले पहचान ये होती है कि यील्ड का कीवर्ड होता है, ठीक है। ये जो भी मैनिपुलेशन होगी यहाँ पर फॉर लूप होगा या कुछ भी होगा, ठीक है, वो कोई भी मैनिपुलेशन कर रहा होगा, तो बेसिकली क्या करेगा, ये यहाँ से कंप्लीट डाटा नहीं ट्रांसफ़र होगा इस फंक्शन में। ये जब फॉर लूप चलेगा, जितनी बार फॉर लूप कॉल करेगा उतनी बार एक 1 बाय 1 जो है वो डाटा के पास ट्रांसफ़र होगा, फिर ये यील्ड होगा, फिर उसके बाद अगला डाटा जो है इसके पास आएगा, फिर ये यील्ड होगा, फिर अगला डाटा। तो इस तरह जो आपकी मेमोरी है वो कंप्लीट जितनी भी इमेजेस या जितना भी बड़ा डाटा सेट है वो पूरा का पूरा जो है वो आपके फंक्शन के पास ट्रांसफ़र नहीं होता, जिससे एक तो स्पीड भी बढ़ती है और जो है ना वो मेमोरी एफिशिएंट भी जो है वो हो जाता है। जेनक्यूब इसका नाम लिखा है, इसके पास नंबर्स आएंगे, वो सारे नंबर्स को क्यूब करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट इस्तेमाल हुआ, यील्ड, क्या यील्ड करेगा, नंबर्स का क्यूब करेगा। और यहाँ पर क्या है, एक फॉर लूप लगा हुआ है एंड ये हमने यहाँ पर क्या किया, जेन क्यूब्स का फंक्शन कॉल हो रहा है, ये इसके पास जा रहा है एन की वैल्यू 10 लेके,
और वो वैल्यू जो है वापस किस में आ रही है, एक्स में आ रही है और प्रिंट एक्स करते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर दूँ और मैं सिर्फ ये लिखूँ जैन क्यूब्स और यहाँ पर वैल्यू जो है वो 100 पास करूँ, 100 डिफरेंट वैल्यूज, इट विल रिटर्न अ जनरेटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू मुझे सारी क्या करनी है, गेट करनी है। तो मुझे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो लूप लगाना पड़ेगा लाइक दिस। ठीक है, किया हमने, ये जेन क्यूब्स ये जा रहा है वैल्यू लेके। अब ये फॉर लूप में चल रहा है, इसमें 10 वैल्यूज हैं, ये बार बार इसको कॉल करेगा और ये बार बार एक एक वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, हम इसको मैनुअली भी चला सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि मैनुअली जो है वो कैसे चल सकता है। ये मैंने फॉर लूप के थ्रू जो है इसको एक्सेस किया, तो ये 1 बाई 1 वैल्यू वहाँ से आ रही है, ये सारी एक साथ नहीं आई क्योंकि फॉर लूप 10 दफ़ा चला दिया हमने, इस तरह से ये वैल्यूज आ गई एक्स दी। आसान सी एग्जाम्पल जनरेटर की ओके, एक फंक्शन बनाया फॉर एक्स इन रेंज 3, 3 दफ़ा ये एक्स में वैल्यू आएगी 0, 1, 2 और यील्ड एक्स कर दी। ठीक है, अब हमने क्या किया, सिंपल जैन का ये फंक्शन कॉल किया। जब फंक्शन कॉल करूँगा तो जी के अंदर एक वैल्यू रिटर्न होगी, क्या देखते हैं क्या वैल्यू रिटर्न है। अभी प्रिंट ये जनरेटर ऑब्जेक्ट है, प्रिंट नेक्स्ट जैन। तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाए हुए हैं, कंफ्यूजन अच्छा क्या हो रहा है जी, ये हमारे पास जैन का फंक्शन बना, हमने सिंपल जैन ये यहाँ पे कॉल किया। अब जब सिंपल जैन कॉल हुआ तो पूरा फंक्शन चलेगा, फंक्शन चलने के बाद ये 3 रेंज क्रिएट होंगी, 3 वैल्यूज जाएंगी आएंगी, तो हमारे ख्याल में 0, 1, 2 3 वैल्यूज जो है वो जनरेट होनी चाहिए। अगर मैं मैनिपुलेशन करना चाह रहा हूँ तो भाई मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। जब मैं इसको, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, नेक्स्ट के थ्रू वैल्यू निकाल रहा हूँ उसमें से, फॉर लूप जो है वो ऑटो नेक्स्ट इस्तेमाल करता है। फॉर लूप के अंदर नेक्स्ट का जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली चल रहा होता है हर दफ़ा। तो मैं जब इसको जी को करूँगा तो ये मुझे देखिए पहली वैल्यू आ गई 0। अब मैं वहाँ से जो है सारी नहीं आ रही मेरे पास, ये इम्पोर्टेंट है, तो सारा डाटा इकट्ठा नहीं आ रहा, 1 बाई 1 आ रहा है, यील्ड हो रहा है। जितनी बार मैं फंक्शन को कॉल करूँगा उतनी बार मुझे नेक्स्ट वैल्यू जो है फंक्शन की वो रिटर्न होगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो 0 आ चुकी है, 0 मल्टा 4 0 हो गया, अगली वैल्यू 1 मल्टा 4 4 होगी, 4 हो गई, अगली दोबारा करूँगा 2 मल्टा 4 हो गई, अगली वैल्यू मल्टीप्लाई करूँगा, ये आपके पास इसने जो है क्या कह दिया कि भाई स्टॉप आइट्रेशन हुई, जो वहाँ वैल्यू थी ही थी। जनरेटर जो है वो ये काम कर रहा होता है कि जब हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जा रहे हैं, एक फंक्शन जब एक बार कॉल होता है, ये फंक्शन
रिटर्न कर देता है, समझते कि पूरा सब कुछ रिटर्न करके यहाँ आ गया। अब जब दोबारा फंक्शन कॉल करेंगे तो वो यहीं से दोबारा फिर रिटर्न कर देगा वैल्यू, तीसरी बार कॉल करूंगा तो वो यहीं से फिर रिटर्न कर देगा वैल्यू। लेकिन जनरेटर के अंदर क्या होता है कि जनरेटर जो है वो उसने पहली वैल्यू रिटर्न करी एक बार जब आपने कॉल किया, जब आपने दूसरी बार कॉल करेंगे तो वो दोबारा वहां से नहीं शुरू होगा बल्कि जहां एंड हुआ था वहां से शुरू होगा। ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगली बार यहाँ से, फिर अगली बार यहाँ से, तो इस तरह ये 1 बाई 1 हमें डाटा जो है भेजता रहता है, तो मेमोरी एफिशिएंट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है इमेज डेटा जनरेटर के अंदर, क्योंकि वी हैव प्लेंटी ऑफ इमेजेस, थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस होती हैं, मतलब मिलियंस ऑफ इमेजेस होती हैं। अगर ये सारी इमेजेस के अंदर हमें मैनिपुलेशन करनी है, इमेज को क्रॉप करना है, साइज छोटा करना है, और अगर हमने इसको नॉर्मल फंक्शन बना के कर दिया तो ये मिलियंस ऑफ इमेजेस या थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस और हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस इकट्ठी चली जाएंगी फंक्शन के पास, और बहुत ज़्यादा जो आपकी रैम है वो ओवरलोडेड हो जाएगी। फिर डाटा हमारे पास जो है वो जीबी के अंदर है, 5 GB 10 GB का डाटा पड़ा हुआ है, 1 GB का डाटा पड़ा हुआ है, 2 GB का डाटा पड़ा हुआ है। वो सारा डाटा अगर फंक्शन में भेजेंगे तो आप ये रैम जो है वो सिस्टम आपका बैठ जाएगा। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जनरेटर जो है वो क्या करता है, एक एक इमेज का जो है वो आपको आउटपुट जो है वो भेजता रहता है। यहाँ हमने इमेज डाटा जनरेटर इस्तेमाल किया और इसके अंदर साथ साथ जो है और पैरामीटर्स जो हैं वो पास किए हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। इमेज इसके पास आएगी उसका क्या क्या करना है। क्या क्या पैरामीटर, एक तो मैं इमेज डाटा जनरेटर ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका नाम डाटा जनरेटर रख दिया गया, ओके। और साथ साथ हमने ये बताया कि इमेज को जो है रोटेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसके अंदर ये अभी हम शायद ऑगमेंटेशन की तरफ चले जा रहे हैं, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ पहले। ये हमारे पास ये वाला जनरेटर, ये ऑगमेंटेशन की तरफ हम जा रहे थे, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ ताकि आपको बात जो है समझ जाए। ट्रेन डेटा जनरेटर, टेस्ट डेटा जनरेटर, दो जनरेटर हम बना रहे हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, डेटा जनरेटर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हटा देता हूँ, इमेज, तो ये हमारे पास ट्रेन डेटा जनरेटर है। तो फ्रॉम डायरेक्टरी, ट्रेन डायरेक्टरी जो हमने क्रिएट की है वहाँ से उठाएगा और जो भी इमेज साइज आएगा उसको 150 बाई 150 में कन्वर्ट करेगा। बैच हर दफ़ा 20 इमेजेस उठाएगा एक बैच में, क्योंकि दो हमारे पास डेटा सेट में क्लासेस हैं, दीज आर कैट एंड डॉग। तो कैट, इस वजह से इसका मूड जो है वो बाइनरी। तो ट्रेन जनरेटर जो हमने यहाँ ट्रेन डेटा जनरेटर बनाया है, ट्रेन डेटा जनरेटर से ही ये फंक्शन इस्तेमाल किए हैं और इसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है ट्रेन जनरेटर। इस तरह टेस्ट डेटा जनरेटर जो बनाया है, टेस्ट डेटा जनरेटर के साथ जो है ना वैलिडेशन जनरेटर, ये हमने क्रिएट किया और वही पैरामीटर जनरेटर यहाँ समझा रहे हैं थोड़ा सा है। ये भी हमने समझ लिया है कि जनरेटर किस तरह काम करता है। अब आपने जो फिट चलाना होगा, मॉडल डॉट फिट, वो भी जो है वो फिट जनरेटर चलाना होगा। पहले हम सिर्फ फिट चलाया करते थे, फिट जनरेटर नहीं चलाते थे। तो ट्रेन जनरेटर स्टेप्स पर ईपॉक
sigmoid30 वैलिडेशन डाटा, वैलिडेशन स्टेप्स दोनों दे दिए हम। तो कोड को यहाँ देखते हैं। ये बेसिकली कोड ऑगमेंटेशन का है। इस कोड को जब आप चलाएंगे और सेव करेंगे, H5 इसका एक्सटेंशन होगा। ग्राफ वगैरह प्लॉट करेंगे तो यू विल सी कि आपका एक्यूरेसी जो है वो 72% जो है वो एक्यूरेसी जो है वो आ रही है। अच्छा, ये अभी हमने सिंपल स्क्रैच से मॉडल जो है वो बना लिया था, इसके अंदर कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं की है। उसके बाद ऑगमेंटेशन जो है वो हमने किसी भी डेटा ऑगमेंटेशन इस तरह पिक्चर्स को ऑगमेंट करते हैं, मैंने अभी आपको दिखाई दिया, भी किया था। ऑगमेंटेशन के बाद जो है जब आप ये कोड चलाएंगे तो आपके पास जो है एक्यूरेसी जो है वो उसकी 82% जो है वो बढ़ जाएगी। ये ऑगमेंटेशन के बाद, ठीक है। हमने करना बेसिक ये सारा काम जो है वो न्यूली क्रिएटेड, हम अपना जो नेटवर्क और मॉडल जो है वो बना रहे हैं उसके साथ हो जाते हैं। स्क्रैच से मॉडल बनाएंगे, एक्यूरेसी सही नहीं आएगी तो हम डाटा जनरेटर जो है वो डाटा ऑगमेंटेशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन वो बहुत सारे केसेस के अंदर, बहुत सारे क्या नॉर्मली जो बेस्ट प्रैक्टिस है यही है कि स्क्रैच से मॉडल जो है वो कम ही बनाए जाते हैं। ज़्यादातर जो है प्री ट्रेन नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्री ट्रेन नेटवर्क्स में कैसे इस्तेमाल करना है, प्री ट्रेन नेटवर्क्स होते क्या हैं, किसी को अगर इसके बारे में नॉलेज है थोड़ी सी तो मेरे साथ ज़रा शेयर करें। व्हाट इज अ प्री ट्रेन नेटवर्क? जी, प्री ट्रेन नेटवर्क जो है वो एक ऐसा नेटवर्क होता है जो पहले ही किसी इंडिविजुअल और किसी फॉर्म ने जो है बनाया होता है किसी डेटा सेट के लिए, और वो बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो दे रहा होता है। हम उनका नेटवर्क जो है, उनका बनाया हुआ नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं फॉर आवर ओन डेटा सेट, अपना डेटा सेट इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है वो ट्रांसफर लर्निंग होता है। कि हम ट्रांसफर लर्निंग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी प्रीवियस नेटवर्क की जो लर्निंग है उसको ट्रांसफर कर रहे थे अपने डेटा सेट के। तो इसको हमें पता है कि हमारे पास जो है कन्वोल्यूशनल नेटवर्क के दो पार्ट होते हैं, कन्वोल्यूशनल बेस और उसका क्लासिफायर बेस। ये सारा काम जो है वो कन्वोल्यूशन बेस के अंदर होता है, जहाँ पर मॉडल जो है वो एजेस निकालना पड़ता है। तो अब हमने जो है वो प्री ट्रेन नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल करना है। इसके अंदर यहाँ पर हम जो डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो इमेज नेट डाटा सेट चलाता है, और यहाँ पर तकरीबन 14 लाख इमेजेस हैं, उस 1.4 मिलियन इमेजेस विद 100 डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो इसके अंदर मौजूद, 1000 डिफरेंट क्लासेस, 1000 मुख्तलिफ क्लासेस हैं उसके अंदर, जिसके अंदर जा रहे हैं हम कैट एंड डॉग करना चाह रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है, ना भी होता फिर भी चल जाता।
आर्किटेक्चर जो है हम इसमें इस्तेमाल करना जा रहे हैं। आर्किटेक्चर क्या चीज़ होती है? आर्किटेक्चर इज द कम्बिनेशन ऑफ लेयर, सेटिंग ऑफ लेयर, कि आप किस तरह से लेयर्स को लगा रहे हैं। जिस तरह हमने कन्वोल्यूशन में देखा था, जो हमने आर्किटेक्चर बनाया था, उसके अंदर आप जो है हर एक लेयर के बाद मैक्स पूल की लेयर लगा रहे थे। आप हर एक लेयर के बाद एवरेज पूल की लेयर लगा लें। अब तो जो आपके दिमाग चाह रहा है, जो आप टेक्निक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो करें। अपना आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन करें। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, टूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करें अपने नेटवर्क के अंदर, तो वो आपका आर्किटेक्चर कराएगा। तो ये VGG16 आर्किटेक्चर कहलाता है, जो इन्होंने बनाया है, रेस्टनेट डेटा के ऊपर ट्रेन किया है, और वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं रेस्टनेट डेटा सेट के VGG16 के ऊपर। तो उनका आर्किटेक्चर भी देख लेंगे हम कि भाई उन्होंने कितनी लेयर्स लगाई हैं, इस लेयर के बाद क्या इस्तेमाल किया है, और भी बहुत सारे जो है हमारे पास मौजूद हैं आर्किटेक्चर अवेलेबल, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्री ट्रेंड के तौर पर। VGG16, रेस्टनेट, इंस्ट्रक्शन रेस्टनेट, VGG के और भी जो है ना वो वेरिएंट जो है वो मौजूद है। हम यूज़ तो करेंगे प्री ट्रेंड नेटवर्क। तो प्री ट्रेंड नेटवर्क भी दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक जो है वो फीचर एक्सट्रैक्शन कहलाती है, और दूसरी जो है वो फाइन ट्यूनिंग कहलाती है। प्री ट्रेंड नेटवर्क इस्तेमाल करने से फ़ायदा हमें क्या होगा? एक तो हमें नेटवर्क को ट्रेनिंग ही नहीं करवानी पड़ेगी, हमारी कंप्यूटेशन रिसोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग में थोड़ी सी ट्रेनिंग करानी पड़ती है, लेकिन फीचर एक्सट्रैक्शन में ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होगी। विदाउट ट्रेनिंग जो है हमारे डेटा सेट के ऊपर किसी और का मॉडल किसी और डेटा सेट पे जो ट्रेन हुआ है वो काम करने लग जाता है। अभी देखते हैं इसमें काम कैसे होता है। कि फीचर एक्सट्रैक्शन consists of using representations learned by the previous network to extract interesting features from new sample। ये क्या चीज़ है? ये जो रिप्रेजेंटेशन प्रीवियस नेटवर्क ने लर्न की हुई है, उनका इस्तेमाल करना है नए डेटा सेट के ऊपर, ताकि उसमें से इंटरेस्टिंग फीचर्स जो है वो निकाले जाए। These features are then run through a new classifier। उसके बाद इन फीचर्स को नए क्लासिफायर पे जो है वो चलाया जाता है, विच इज ट्रेन फ्रॉम स्क्रैच। जो क्लासिफायर जो है स्क्रैच से ट्रेन होता है। क्लासिफायर तो हमारे पास एक दो की लेयर्स होती है। सोल्यूशन जो है वो वहाँ पर लंबा होता है। मैं आपको पीछे ले चलता हूँ कि अगर आपके दिमाग से ये बात निकल गई है तो व्हाट इज दिस वी आर टॉकिंग अबाउट। ये हमारे पास जो है पूरा कन्वोल्यूशन बेस है। क्लासिफायर बेस ये है जहाँ पर हमने डेंस लेयर लगाई, जो दो डेंस लेयर लगी क्लासिफायर, और ऊपर जो कन्वोल्यूशन 2D मैक्सपूल चल रहा है, ये कन्वोल्यूशन बेस है। तो क्लासिफायर के ऊपर सिर्फ थोड़ी सी जो है वो हमने काम करना होता है, बाकी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है, ये आपने एक मॉडल लिया है जो ट्रेंड है, क्लासिफायर भी ट्रेंड है। आप क्या करेंगे, उस मॉडल का क्लासिफायर जो है वो हटा देंगे और एक नया क्लासिफायर बना लेंगे। तो इस तरह जो है वो आपका मामला जो है वो चल रहा है। इधर सवाल रेज किया है कि वाई ओनली रीयूज द कन्वोल्यूशन बेस, कन्वोल्यूशनल बेस ही क्यों रीयूज कर रहे हैं? क्लासिफायर को भी रीयूज कर लें, वो भी ना लगाएं। इसका जवाब यहाँ लिखा हुआ है, मैं दो वर्ड्स में दे देता हूँ कि
कन्वोल्यूशन बेस्ड जो है वो जेनरिक काम करता है, क्लासिफायर जो है स्पेसिफिक काम करता है, यानी वहाँ पर स्पेसिफिक क्लासेस आइडेंटिफाई होती है। तो अगर आपकी वो क्लासेस जो है प्रीवियस डेटा सेट में नहीं है तो आपका क्लासिफायर, पुराना क्लासिफायर जो है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रेन किया हुआ है जो एक इंसान में और एक दरख्त में क्लासिफाई करता है कि सामने चीज़ नजर आ रही है, कोई ह्यूमन है या कोई दरख्त है या कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको जो है वो कैट एंड डॉग के लिए करने जाऊंगा तो ये क्लासिफायर नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि कैट एंड डॉग का क्लासिफायर स्पेसिफिक होता है कैट एंड डॉग के लिए। ट्री एंड ह्यूमन का क्लासिफायर स्पेसिफिक होता है ट्री एंड, लेकिन कन्वोल्यूशन जो है वो जेनरिक होता है, वो यूज हो सकता है। क्या काम करना है हमने, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं, हमने सिर्फ कह रहा है इसके अंदर फैक्ट आया हुआ है VGG16, तो उसको इंपोर्ट कर लेना है। लेता हूँ यहाँ पर एक फ्री ट्रेंड नेटवर्क के तौर पे। कोड कर लिया हमने और ये हम यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं, जरा देखेंगे इसको क्या काम है। हमने कहा VGG16 जो इंपोर्ट किया हुआ है उसके वेट्स उठाओ इमेज नेट वाले, जो इमेज नेट पे ट्रेन हुआ है उसका टॉप हटा दो, फॉल्स क्लासिफायर हटा दो। इनपुट शेप जो है वो कलर्ड इमेजेस की 150 बाई 150 चैनल वाली, और उसका इस मॉडल का जो हमने मॉडल को लोड किया है कन्वोल्यूशन बेस्ड का नाम रख दिया। अभी इसके अंदर हम आर्किटेक्चर इसका देखेंगे, लोड हो गया। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कन्वोल्यूशन बेस्ड और उसका पूरा आर्किटेक्चर की समरी आ जाएगी। इनपुट आएगा, उसके बाद दो कन्वोल्यूशन लेयर लगी हुई है, फिर उसके बाद एक मैक्स लगा हुआ, फिर दो कन्वोल्यूशन लेयर है, फिर मैक्स है, फिर दो कन्वोल्यूशन लेयर है, तीन कन्वोल्यूशन है, इसके बाद फिर मैक्स, तीन कन्वोल्यूशन है, फिर मैक्स। ये आर्किटेक्चर इन्होंने सेट किया हुआ और कन्वोल्यूशन बेस्ड ही है सिर्फ ये, टॉप तो उसका हटा दिया है। 14 लाख कितने 14 मिलियन पैरामीटर है, 14 लाख नहीं, 1,47,14,688 पैरामीटर जो है वो जनरेट हुए। बहुत ज़्यादा पैरामीटर है, लेकिन ये भी बहुत कम हो गए हैं कन्वोल्यूशन और मैक्स पूल की वजह से। मैक्स पूल हमें पता है पैरामीटर्स को आधा कर देता है, साइज को आधा कर देता है। अगर मैक्स पूल ना लगा है तो बहुत बड़ा साइज बन जाए। अच्छा, ये तो हमने लोड किया और उसको देखेंगे आर्किटेक्चर। अब हम जो है ना फास्ट फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे, इसमें डाटा ऑगमेंटेशन शामिल नहीं है। पहले इस कोड को जो है वो हम समझेंगे क्या कि ये डायरेक्टरीज हमारे पास पहले ही बनी हुई है, ये डायरेक्टरीज हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये दो लाइनें जो है इमेज डेटा जनरेटर की वो इंपोर्ट करेंगे
जो प्रीवियस फाइल में ये काम हमें नहीं करना है, ये हमारी पहले ही डायरेक्टरीज बनी हुई है। बैच साइज और ये कोड जो है मैं उठा लेता हूँ, वो भी समझा भी देता हूँ। एक फंक्शन जो है वही बनाया, सर इसकी आप ये कलेक्टिवली अलाइनमेंट कैसे आप चेंज कर रहे हैं? सबको सेलेक्ट करके फिर आप टैब बस मैं उसको लाइन सेलेक्ट करता हूँ, टैब का बटन दबा देता हूँ। ठीक है सर, मैंने ठीक सेलेक्ट किया हुआ है, टैब दबा दिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। अब सीन ये है कि ये हमारे पास फंक्शन बना हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको हमने बहुत डिटेल से जो है वो समझना पड़ेगा और बड़ा अहम जो है वो कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ हो क्या, हमने क्या काम करना है, हम एक प्री ट्रेन नेटवर्क हमने लोड किया है, कि कोई सा भी हो सकता है, VGT16 हो या कोई सा भी हो सकता है, हम कोई सा भी नेटवर्क यूज कर सकते हैं जिस पर हमें भरोसा है कि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है। हमने देख लिया, हमने उसका क्लासिफायर जो है वो हटा दिया, कन्वोल्यूशन बेस्ड है खाली। अब हम करने क्या जा रहे हैं, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। इसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं जो कुछ इसने लर्न किया हुआ है इस कन्वोल्यूशन बेस में, इसके फीचर्स को हम एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। जो फीचर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे उनको जाके क्लासिफायर से जोड़ देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक जीरोस की मैट्रिक्स बनाई। जीरोस की मैट्रिक्स से सारे जीरो बन जाते हैं। इसकी शेप क्या होगी, शेप बताइए, सैंपल काउंट। अभी सैंपल काउंट में फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लें कि सैंपल काउंट में 2000 तस्वीरें और आगे लिखा 4,4,512। तो ये जो मैट्रिक्स बन रही है ये एक 4 डायमेंशनल मैट्रिक्स बन रही है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो है। ये ऐसा क्यों ले रहे हैं, 4 डायमेंशनल क्यों ले रहे हैं और दूसरे सैंपल काउंट हो गए, उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास लास्ट आउटपुट हमें गेट हो रहा है तो ये हो रहा है 4,4,512। हमने इसको यहीं से आगे बढ़ाना है ना, तो हमने यही वाली शेप ली जिसपे ये एंड हो रहा होगा। अगर आप कोई और नेटवर्क लेंगे वहाँ कुछ और लेयर पे एंड हो रहा है वो यहाँ पर आएगा। सैंपल काउंट जब ये फंक्शन कॉल होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाए, अगर खोल के अलग फॉर एग्जाम्पल में एक्सट्रैक्ट फीचर का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ये रहा। मुझे उसको बताना है कि डाटा कौन सा इस्तेमाल करोगे, उसकी डायरेक्टरी और वहाँ पर कितनी इमेजेस हैं, सैंपल ऑफ इमेजेस कितनी है। मैंने उसे यहाँ पर बताया
ट्रेन डायरेक्टरी से डाटा उठाओ और 2000 इमेजेस उठाओ। ठीक है, ये डायरेक्टरी का नाम और सैंपल काउंट लेके चला गया। इसके बाद डायरेक्टरी का नाम आ गया, सैंपल काउंट में 2000 का फिगर आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स क्रिएट हुई, ये 4 डायमेंशनल मैट्रिक्स क्रिएट हुआ 2000, 4, 512। जब 2000 इमेजेस आई हैं तो उनके लेबल्स भी 2000 ही होंगे। इसलिए एक और जीरोस बनाई जिसकी शेप क्या है, सैंपल काउंट है, यानी वही 2000। तो 2000 इमेजेस, 2000 लेबल्स, ये एम्प्टी है। ये समझ लो कि एक तरह का हम एक कंटेनर बना रहे हैं। अभी एम्प्टी कंटेनर है, इसके अंदर आके डाटा जो है फिट होगा। फिर उसका साइज हमने सेट कर लिया। अब इसने क्या किया, डाटा जनरेटर अभी मैंने आपको पहले दिखाया था, फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी के अंदर क्या नाम आया हुआ है, ट्रेन डायरेक्टरी को कॉल करते हुए यहाँ से क्या भेजा है अभी हमने, टारगेट साइज कितना है, बैच साइज ऊपर डिफाइन किया हुआ है। बैच साइज जो है वो 20 इमेजेस का बैच जो है। नंबर ऑफ क्लासेस जो है यहाँ कितनी क्लासिफाई कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बाइनरी 2 क्लासेस हमने क्लासिफाई कर रहे हैं। ये तो डाटा जनरेटर जो है वो इस्तेमाल हो गया। फिर हमने यहाँ पर आइटरेटर एक काउंटर लगाया, आई की वैल्यू जो है वो 0 है। इसको समझना है। हमने फॉर लूप लगाया जनरेटर के ऊपर, देयर इज जनरेटर, हियर इट इज। इस जनरेटर के ऊपर फॉर लूप चलेगा तो ये जनरेटर अपने अंदर से 2 चीजें रिटर्न करेगा। उन 2 चीजों का नाम हमने क्या रखा है, इनपुट बैच और लेबल बैच। यानी जब ये जनरेटर चलेगा तो इट विल टेक 20, बैच साइज कितना, 20 इमेजेस उठाएगा इस डायरेक्टरी में से और 20 ही लेबल्स उठाएगा। तो ये यहाँ पर आ गए, वो जो 20 इनपुट इमेजेस आई और 20 लेबल्स आए वो यहाँ पे। अब हमने क्या किया, इम्पोर्टेंट है, जरा समझिए। इनपुट बैच जो 20 तस्वीरें आई हैं वो हमने किसको दे दी, कन्वोल्यूशनल बेस डॉट प्रिडिक्ट। यानी ये जो कन्वोल्यूशन बेस है कोड किया था, इसके ऊपर हमने प्रिडिक्ट लगा दिया। यानी ये एक मॉडल है ना बना बनाया, ये भी तो कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करेगा। कन्वोल्यूशन बेस सिर्फ एजेस दिखाता है, क्लासिफाई नहीं करता। मैं दोबारा आपको पीछे ले जाता हूँ ताकि इस बात में जो है वो क्लियरेंस आ जाए। जब इमेज दी गई है, कन्वोल्यूशन बेस की ये 2 लेयर है, ये सिर्फ एजेस निकाल के देती है, क्लासिफायर जो है वो नाम प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम जो कन्वोल्यूशन बेस पहले से ट्रेन हुआ है उसको बोल रहे हैं कि ये लो हमारी 20 इनपुट इमेजेस ट्रेन डायरेक्टरी से भाई पकड़ो जरा और उनके एजेस निकाल के दे दो। जब कन्वोल्यूशन बेस का जब प्रिडिक्ट करेगा तो उसके जवाब में, उसकी प्रिडिक्शन में जो आंसर्स होंगे वो ये क्या होंगे, उसके वो एजेस होंगी, ये इस तरह की एजेस होंगी। और साथ साथ हम उसको लेबल भी दे रहे हैं कि ये जो इमेज हमने तुम्हें दी है ये कैट की है, ये डॉग की, कैट की है। प्रिडिक्ट हम चला रहे हैं, उसके बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे जो हमने काम किया है,
वो क्या है भाई कि हमने कन्वोल्यूशन बेस को अपनी डेटा जो डायरेक्टरी से उठाया था ट्रेन डायरेक्टरी से, वो इनपुट दे दिया। इनपुट देने के बाद उसने मुझे लकीरें निकाल के दे दी, जिनको हम क्या कहते हैं, फीचर्स कहते हैं, एजेस कहते हैं। 20 की 20 आ गई। अब इन एजेस का करूं क्या? इन फीचर्स बेस्ड बैच को मैंने जो एम्प्टी वाली फीचर्स की मैट्रिक्स बनाई थी उसके अंदर रिप्लेस करवा दिया इतने स्लाइस के ऊपर। क्या बोला अभी? आई की वैल्यू 0, बैच साइज 20, ये तो हो गया 0 मल्टीप्लाई बाय 20, कितना हो गई 0। 0 से लेके आई प्लस 1, 0 प्लस 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 20, यानी 0 से लेकर 20 तक इस वाली मैट्रिक्स में 0 से 20 तक जाकर जो भी फीचर बैच प्रेडिक्ट हुआ है उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये 4 डायमेंशनल जो फीचर बैच प्रेडिक्ट हुआ, ये जो एम्प्टी वाली 0 वाली मैट्रिक्स थी उसके अंदर जाके फिट होगा। यानी जो हमने आउटपुट हासिल किया है कन्वोल्यूशन बैच के प्रेडिक्ट मेथड से, वो आउटपुट मैंने सेव कर लिया इस फीचर मैट्रिक्स के अंदर शुरू के 20। और उसी तरह जो उनका लेबल्स वहां से उठाए हैं हमने, वो लेबल्स भी हमने लेबल्स वाली जीरोस के अंदर जो है वो फिट करा दिया। ओके, तो अब हुआ क्या? हुआ कन्वोल्यूशन बेस ने जो प्रिडिक्ट किया वो हमने स्टोर कर लिया, क्योंकि वो शुरू की 20 इमेजेस में था, लिहाजा वो फीचर्स की शुरू की 20 फीचर्स में फिट हो गया। उनके लेवल भी शुरू के 20 लेवल में फिट हो गया। अगली बार क्या किया? आई की वैल्यू 1 बढ़ा दी। अब यहाँ पे चेक लगाया हुआ है कि अगर 0 मतलब बैच साइज यानी 0 ग्रेटर देन 2000 तो ब्रेक हो जाना, अदरवाइज लूप दोबारा चलेगा। अब जब लूप दोबारा चला, अगली दफा जनरेटर में फिर 20 इमेजेस आई और उन 20 इमेज के ऊपर फिर यही प्रोसेस रिपीट हुआ। ठीक है, बैच साइज लिखे गए। अब ये 20 जब यहाँ पर आए तो अब ये कहानी शुरू की, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1 हो चुकी है। 20 से शुरू होगा 40 तक, 20 से शुरू होगा 40 तक लेबल्स और फीचर्स जो इस कन्वोल्यूशन बेस से प्रेडिक्ट किए सेव हो गए। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन नहीं आ जाएगी कि ये 2000 से बड़ा ना आ जाए। बैच साइज पूरे हो गए, जैसे यहाँ पर आएगा फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू आई मल्टीप्लाई बाय बैच साइज, वो 2000 से ग्रेटर हो गई और सैंपल काउंट से बड़ी हो गई, सैंपल काउंट में 2000 भेजा है, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। और ये फंक्शन जो है वो ये फीचर्स की मैट्रिक्स और लेबल्स की मैट्रिक्स जो बनी है वो रिटर्न कर देगा। और वो रिटर्न होके यहाँ पर पकड़ लिया हमने, फीचर्स जो है वो ट्रेन फीचर्स आ गए, लेबल्स जो है वो ट्रेन लेबल्स में आ गए। ये इस तरह से हमने क्या किया, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया। पुरानी लर्निंग थी उसकी इजारे की, कन्वोल्यूशन बेस की, उसको बोला ये लो हमारा डाटा और इसके ऊपर के फीचर निकालना तुम्हें आते हैं कन्वोल्यूशन बेस, तुम हमारे डाटा के फीचर निकाल के दे दो। डाटा ट्रेन डायरेक्टरी से उठाना 2000 उठाना, तो ट्रेन डाटा का तो हमने उठा लिया। अब यही काम हमने किसके लिए बोला? सिमिलर प्रोसेस रिपीट किया वैलिडेशन डायरेक्टरी के लिए। और वैलिडेशन डायरेक्टरी को भी जो है वो हम बता दें कि 1000 सैंपल उठाना वहां से, ये पूरा प्रोसेस एज इट इज जो है वो रन होगा जो हमने ट्रेन के लिए किया। फिर सेम काम जो है वो टेस्ट डेटा के लिए भी फीचर्स जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट करा ली। ठीक है, अगर इसमें कोई बात जो है वो नहीं समझ में आई है इस कोड में तो आप पूछ सकते हैं। ये मैंने सेल रन कर रहा हूँ और अभी ये कह रहा है ट्रेन डायरेक्टरी नॉट डिफाइंड। अच्छा, मैंने वहां से
अगर मैं इस कोड को यहीं ले जाऊँ ना, जहाँ मैंने ये पहले वाले ये फोल्डर्स वगैरह बने हुए हैं, फ्रेंड डायरेक्टरी का पाथ जो है वो देना पड़ेगा। फ्रेंड डायरेक्टरी, बेस डायरेक्टरी, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, ये इसका डिस्कशन खत्म हो जाए फिर ये वाला मसला हल कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं? सर ये जी जी जो लूप है हाँ, रिटर्न में फीचर्स और बैच का वेरिएबल क्यों दिया? यहाँ पर ये तो फीचर बैच और लेबल्स बैच होना चाहिए ना। नहीं ना, ये आपने ये था ना फीचर और लेबल दो थी ना, हमने फीचर बेच को उठा के इस मैट्रिक्स के अंदर प्लेस करवा दिया, लेबल्स बैच को उठा के इस मैट्रिक्स में प्लेस करा दिया। देखो तो जब सारा डाटा उसी डब्बे में गया है तो आखिर में वो दो डब्बे रिटर्न होंगे ना। ठीक ठीक है, ठीक है। और किसी का सवाल है कोई? एक मुझे बात और पूछनी थी, जी जी ये मॉडल डॉट फिट और मॉडल डॉट फिट जनरेटर दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, अभी मैंने रिपीट कराते हुए बताया था कि जब हम जनरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो फिर हम फिट जनरेटर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जनरेटर का कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया कि 1 by 1 इमेजेस लेके जाता है, और फिट का जो फंक्शन है वो सारी इमेजेस एक साथ लेके जाता है। तो इसलिए हम सारी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है इमेजेस का, बहुत हमारा सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा और हैंग हो जाएगा। मेमोरी ओवरलोड तो करेगा। हाँ, तो जब जनरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो फिट मेथड भी जो है वो जनरेटर वाला ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, होपफुली ये कोड जो है वो सबको बात समझ में आ गई होगी कि हम किस तरह एक प्री ट्रेन नेटवर्क को जो है वो अपनी इमेजेस हमने यहाँ पर दे दी है, और उसने जो भी हमें आउटपुट दिया उस आउटपुट को हमने सेव करा लिया है फीचर्स और लेबल्स के अंदर। ठीक है, अगर अगर यहाँ बैच साइज हम 20 का ना दें, हम बैच साइज दें ही नहीं, तो फिर क्या होगा, डायरेक्टरी से एकदम 2000 तस्वीरें उठेंगी और वो 2000 फीचर्स बैच जो है वो आ जाएंगे, 2000 लेबल्स आ जाएंगे। तो फिर हमें इस तरह बारी बारी राइट भी नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, उन्हीं फीचर्स बैच को हम डायरेक्ट उठा के आगे जो है वो भेज सके। लेकिन ज़्यादा बेस्ट जो है वो ये होता है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप चलाएं, ताकि काम आपका जो है वो जल्दी से हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास अभी जो कह रहा है कि ट्रेंड डायरेक्टरी नहीं है, टेस्ट डायरेक्टरी या वैलिडेशन डायरेक्टरी नहीं है, क्योंकि वो हमने पिछली वाली नोट फाइल में बनाई है, उसके वेरिएबल्स यहाँ पड़े हुए हैं। हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं अपने पास ये सारा काम। चला लो, ये करना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड डायरेक्टरी के पास जो है ये हमारी बेस डायरेक्टरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी जो है वो क्रिएट हुई भी है। और फ्रेंड डायरेक्टरी जो है अच्छा दे रहा हूँ। दूसरे रूम में जाके आप सुन ले बेटा, ये टेस्ट डायरेक्टरी
वैलिडेशन डायरेक्टरी के साथ मेरे पास दे दिए और फाउंड 2000 इमेजेस बिलोंगिंग टू 2 क्लासेस। अब ये क्योंकि फंक्शन कॉल हो गया, सारी इमेजेस के ऊपर जो है ना इसने ये सारा काम करना शुरू किया, फीचर वगैरह निकालना, प्रेडिक्शन कराना। इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स। पहले ट्रेनिंग के लिए करेगा, फिर वैलिडेशन के लिए, फिर टेस्ट। आप लोग भी अपने पास कोड को एग्जीक्यूट कर लो जब तक ये चल रहा है, कॉपी पेस्ट करना है। आगे कोई एरर वगैरह आ रहा है तो उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर दे रहा हूँ फिट के अंदर ट्रेन फीचर्स, ट्रेन लेबल्स, वैलिडेशन फीचर्स, वैलिडेशन लेबल्स, ये हमारे पास यहाँ इस वेरिएबल के अंदर मौजूद हैं, जो हमने सिर्फ अपने क्लासिफायर को पास कर दिए। पास करने के बाद जब हम रिजल्ट व्यू करते हैं तो हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो 90% तक जो है वो पहुंच गई है प्री ट्रेंड के अंदर। ठीक है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपने देखा कि हमने अपने जो डाटा सेट है वो तो बहुत थोड़ा है और हमने कोई ट्रेनिंग भी अपने मॉडल की नहीं कराई और डाटा भी कम है। तो हमारी ट्रेनिंग कराने वाली परेशानी और डाटा बहुत ज़्यादा होने वाली परेशानी दोनों जो है वो प्री ट्रेंड नेटवर्क की वजह से ख़त्म हो गई और बगैर किसी ट्रेनिंग के और बगैर इनफ डाटा होने के हमने 90% एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पर अचीव कर ली है। ठीक है, तो 90% एक्यूरेसी जो है हमने अचीव कर ली इसके अंदर। अभी अगर हम इसमें डेटा ऑगमेंटेशन भी शामिल कर लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए बस प्रॉब्लम ये है कि डेटा ऑगमेंटेशन में क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा जो है ऑगमेंट हो रहा होता है तो हमारा सिस्टम उसे झेल नहीं पाता। कोशिश होती है कि उसको जीपीयू पे जो है ना वो किया जाए। उसके लिए मैं एक काम आपके लिए ये करूँगा कि जीपीयू जो है वो हम गूगल कोलैब का जो है ना वो इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन इसके लिए मैं एक वीडियो जो है ना रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर हम कोलैब के ऊपर काम कर रहे हैं। बेहतर है सर कैगल की करवा दें। हैं? सर कोलैब से बेहतर है कैगल की करवा दें। कोलैब से बेहतर है कैगल पे करवा दें। चलो कैगल की देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, दोनों ही करवा देंगे, आना तो चाहिए। ठीक है, मैंने लोकल पे अभी इसलिए करवाया था कि आप काम करना जो है ना बेसिकली एक बारी में वन गो में काम हो नहीं पाता, फिर कोलैब पर जो है ना वो डिलीट हो जाता है डाटा।